सी इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि पिछले 2 सेक्शंस को रेफ़र किया कि अगर इमरजेंसी केस नहीं है, अगर फूड और ग्रेन्स और एडिबल ऑयल्स का अलग से डिसाइडेड नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बट अगर इमरजेंसी केस में गवर्नमेंट ने कुछ लगा रखा है तो दैट सेक्शन विल प्रिवेल। मतलब कि अगर ब्लैक होर्डिंग हो रही है तो हम इस सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम इमरजेंसी वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। तो इन्होंने प्रायोरिटी दी है कि किस सेक्शन को ऊपर प्रेफर किया जाएगा, किसको नीचे प्रेफर किया जाएगा। In the former, the dominant purpose is fixing price is to ensure that goods are available to consumers at a reasonable price. In the latter, price fixed must also give a reasonable return on investment to the producer. ठीक है कि ये क्यों किया गया है इनको कि जिससे कस्टमर को रीजनेबल प्राइस मिले, इसलिए इनको प्रायोरिटी या किसको कम प्रायोरिटी इसलिए दी गई है। ठीक है, other power of CGs. Other power of central government. Power to issue direction for removal, disposal, deliver sugar. Section 3, subsection 3D. Central government has power to give directions to producer, importer and exporter to sell or otherwise dispose of or deliver or remove any kind of sugar from the bonded godowns of the factory in which it is produced. However, this provision does not affect the pledging of such sugar made by any producer or importer in favor of any scheduled bank. सी तुमने ये नोटिस किया बार बार शुगर ही क्यों ज़्यादा आ रहा है फूड ग्रेन्स के चक्कर में? क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट का पार्ट शुगर कंटेन करती है। तुम देखोगे अभी शुगर के ऊपर और नए अमेंडमेंट्स आए हैं कि शुगर कंपनीज़ के ऊपर कि उनको एक्सपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में तो उसकी प्राइस बढ़ रही है और सब जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो इसलिए उनको कंट्रोल किया गया है। क्योंकि शुगर का एक्सपोर्ट जितना इंडिया से है, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन की प्रोड्यूस ज़्यादा है कंपैरेटिवली बाकी देशों से, तो यहाँ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो शुगर एक्सपोर्ट होता है, इसलिए शुगर के ऊपर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रेगुलेशंस बनाए हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर रिमूवल डिलीवर शुगर, मतलब कि शुगर का जो भी है रिमूवल, डिस्पोजल, डिलीवर, इनकी पावर्स किसको दी गई है? हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है प्रोड्यूसर्स को सेल कि क्या उनको पर्टिकुलर कि क्या कितना वो सेल कर सकते हैं, कितना उनको वो डिस्पोज कर सकते हैं, जो भी है कितने काइंड ऑफ शुगर को वो रिमूव कर सकते हैं, ये सारे पावर्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इनके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी। ठीक है, हाउ द प्रोविजन डज नॉट इफेक्ट द प्लेजिंग ऑफ सच शुगर बाय एनी प्रोड्यूसर इम्पोर्टर, मतलब कि शेड्यूल्ड बैंक, अगर कभी शेड्यूल्ड बैंक्स, एक्चुअली तुम्हें पता हो तो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, तुम सोच रहे होंगे आज तक डेरिवेटिव्स की गोल्ड के ऊपर काउंट कर, जैसे मैंने अलमारी का एग्जांपल दिया था, बट कमोडिटीज डेरिवेटिव भी होते हैं। सुना है कभी कमोडिटी डेरिवेटिव? तो उसमें कमोडिटी जैसे शुगर का प्राइस बढ़ रहा है तो पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में। शुगर केन नहीं, शुगर केन तो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, बट शुगर और भी तरीके से प्रोड्यूस होती है। शुगर केन की प्राइस बढ़ी तो शुगर की प्राइस भी बढ़ेगी। हाँ, दैट्स मे बी पॉसिबल कि जो शुगर के बनाने में प्रोसेस में कुछ आइटम है उसकी प्राइस बढ़ रही हो, इसलिए शुगर की प्राइस बढ़े पर शुगर केन की ना बढ़े। सो द थिंग इज देयर आर वेरियस कमोडिटीज़, तो इन हिसाब से इन्होंने ये कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो डायरेक्शंस, ये शेड्यूल्ड बैंक पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास डेरिवेटिव्स रहते हैं शुगर के ऊपर का डिराइव करने के लिए अमाउंट, तो शेड्यूल्ड बैंक पे एप्लीकेबल नहीं है। Power to appoint authorized controller. Section 3, subsection 4. The central government has power to authorize any person known as authorized controller for maintaining or increasing the production and supply of essential commodity. The authorized controller shall exercise his function in accordance with any instruction given to him by the central government. Note: he shall not have any power to give any direction inconsistent with the provision of any तो इसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी एक पर्सन को ऑथराइज भी कर सकती है कि फिर वो कंट्रोल करेगा, वो डायरेक्शंस देगा, वो डिसीजंस लेगा। अगर सीजी चाहेगी तो वो किसी को ऑथराइज कर सकती है, और अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई इनैक्टमेंट है तो वो ऑथराइज पर्सन उससे अलग जाके काम नहीं करेगा, उसको वो चीज़ फॉलो। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक्सपोर्ट्स पे दे आर पुटिंग मोर रेगुलेशन, तो ऑथराइज पर्सन जाके हटा नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज इट्स समथिंग अ रूल हैज़ बीन मेड।
Delegation of power. The central government may, by notification, delegate the power to make orders or issue notification under Section 3(2). Officer or authority subordinate to central government. State government or such officer or authority subordinate to a state government. ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर और भी किसी को डेलीगेट कर सकता है। वो कौन कौन है? वन पर्सन इज कोई भी ऑफिसर जो कि सबॉर्डिनेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो कि सबॉर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको भी पावर डेलीगेट मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, देना, है ना। Miscellaneous points related to the order issued under the Act. Mode of issue or order under the Act, Section 3, subsection 5. An order made under Section 3 of the Act will be issued in the following manner. If the order is of general nature or affect a class of person, it should be notified in the official gazette. ठीक है, एक सेकेंड, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? सी हर मिनिस्ट्री का एक ऑफिशियल गैजेट होता है। आज तुम जाके देखना, ठीक है एग्रीकल्चर का थोड़ा सा हार्ड है, तुम्हारे रिलेवेंट ट्रेडमार्क है, ठीक है, तुम जाके देखना आज ipindiaonline.gov.in, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक ऑफिशियल गैजेट होता है। अभी मत लिखो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखो, मैं वापस बता दूंगी लिखने के लिए, अब ये सुनो मेरी बात। तो हर मिनिस्ट्री का एक ऑफिशियल गैजेट पहले तो एक फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था जो ऑफिसेस पे पड़ा रहता था, आजकल सब हर साइट के ऑनलाइन पे रहता है। तो जो भी चीज़ होती है ना वो वहाँ पब्लिश, जैसे ICSI की एक साइट है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पब्लिश करते हैं, तुम लोग चेक करते हो उस नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो वैसे ही ऑफिशियल गैजेट में कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो ये लोग पब्लिश कर देंगे। कोई भी ऑर्डर है तो ये लोग पब्लिश कर देंगे। तो ये बता रहे हैं कि ऑर्डर कैसे कैसे इशू किया जा सकता है। एक तो ऑफिशियल गैजेट में किया जा सकता है, और If the order is directed to a specified individual, it should be served to that individual, delivering or tendering it to him. But if it could not be delivered to him, then it should be affixed to the outer door or conspicuous place of his premises. कॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिशियस मतलब होता है उसकी एक कोई सेफ एरिया में, जैसे समझ लो कोई अलमारी बनी हुई है घर के बाहर, तो दैट पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्पिशियस प्लेस की, जहाँ पे वो ऑर्डर जो है ख़राब ना हो। तो इसमें दो तरीके से इन्होंने कहा है कि हम दो तरीके से ऑर्डर्स देंगे। अगर जनरल पब्लिक में है, यार इससे मैं दुखी हूँ, अगर जनरल पब्लिक को देना है तो ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। और अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को देना है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे समझ लो सोनिया को देना है नोटिस कि सोनिया आपसे तुम पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, तुम शुगर केन की कंपनी देखती हो, तो कोई स्पेसिफाइड ऑर्डर है तो क्या करेंगे, सोनिया के घर के बाहर जाएंगे, घर के बाहर ऑर्डर चिपका देंगे, ठीक है। उसको पर्सनली दिया जाएगा ये। और पर्सनली कैसे दे सकते हैं? या तो उसके घर के बाहर उसको चिपका देंगे, या फिर कोई कॉन्स्पिशियस प्लेस होगी, कोई ऐसी जगह होगी ढंग की रखने की, तो वहाँ रख देंगे जाके। Laying the order before Parliament, Section 3. इसको पढ़ने दो, शुभम पढ़ो। Every order made under Section 3 by the central government or any officer or authority of central government shall be laid before both houses of Parliament as soon as may be after it is made. ठीक है, कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो वो दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने रखा जाएगा। पार्लियामेंट में देयर इज 2 हाउसेस विच आर देयर, राज्य और लोकसभा, ठीक है, उन दोनों में रखा जाएगा, ठीक है। Seizure, confiscation and sale of essential commodities. Seize an act of taking power. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड पहले रुकना। अब ना देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। Sale of कई बार लोग इसको एक जैसा ही यूज़ कर लेते हैं। सीजर और कॉन्फिस्केशन लोग समझते हैं एक ही चीज़ हो गई। सीजर तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? रोक लगाना, seize करना, और कॉन्फिस्केशन नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा। अब एक, ठीक है, मैं एक स्टोरी से उससे समझना है कि जैसे समझ लो शुभम है, ठीक है, शुभम ने कुछ ऐसा किया कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं आई, मैंने इसका जितना भी सामान है उसको सीज कर दिया। क्या उस सामान की ओनर मैं हो गई? नहीं हुई। ओनर कौन रहेगा? यही रहेगा, बट मैंने उसे सीज कर दिया, मतलब फॉर अ टाइम बिंग इसके पास पावर नहीं है उसको यूज़ कर।
ठीक है, तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, उसकी फॉर टाइम बिंग मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, सीजर। तो उसको कहते हैं सीजर, जिसको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बट ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, उसको बोलते हैं सीजर। बट अगर ये डिसीजन कोर्ट का ऑर्डर आया और ये डिसीजन ले लिया गया कि अब से वो पर्टिकुलर फैक्ट्री जिस पे मैंने सीज़ किया है जिसको, वो शुभम को वापस नहीं दी जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्फिस्केशन। ये हमेशा दिस इज़ फॉर एवर, ठीक है, और इसके साथ प्लस इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सीजर और कॉन्फिस्केशन में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि इसमें वापस से उसको मिलने के चांसेस है, इसमें देयर इज़ नो चांसेस। इसमें कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ सीज करने का होता है, इसमें कोर्ट का ऑर्डर होता है कि यू कैन ट्रांसफ़र द ओनरशिप एंड दिस, सो कोर्ट का जो ऑर्डर है इधर, दैट इज़ फॉर द फाइनल, इट इज़ अ फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट पीपल डू यूज़ इट एज कि सिमिलर है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। हाँ, और सेल क्या हुआ, जब मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र तो हो गई मेरे पास, और फिर जब मैं उसको बेचने जाऊँगी तो वो सेल हो जाएगी। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो गई, आप उसको सेल कर दो। हाँ, अगर कल को प्रूव हो गया, कोर्ट में केस चल रहा है, प्रूव हो गया कि शुभम सही था, तो सीजर हट जाएगा, प्रॉपर्टी इसके पास ही रह जाएगी। अगर कोर्ट का केस मेरे तरफ आया तो फिर प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, तो मैं कौन हूँ? गवर्नमेंट हूँ, तो गवर्नमेंट फिर सेल कर देगी। हाँ, सीज करने का ऑर्डर कोर्ट ही देगा, और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर भी कोर्ट। वो तो एक चीज़, हाँ, उसके बाद क्या होता है कि वो तुम्हारे ना प्रोफेशनल में आएगा, एक आईपी एक्ट करके है इंसॉल्वेंसी, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कैसे बैंक तुम्हारे सामानों को कैप्चर करती है। ये प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। हाँ 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 हाँ, ये वही उसी में ही आएगा तुम्हें ये सब कुछ। चलो पढ़ो एक बार, सीजर पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? शुभम पढ़ो। Meaning of seize. The expression seize means to take possession against the wishes of the owner of the property. The possession will be taken forcefully irrespective of wishes of the owner. ठीक है, भले ये चाहे ना चाहे, एक बार को तो पोजेशन में ले लूँगी। Such action is यूनिलेटरल action of the person seizing. In simple words, the owner may not agree to leave the possession and the action of seizure is not mutual. ठीक है, भले ये अग्री ना हो, फिर भी मैं सीज तो एक बार तो कर लूँगी। The person from whom anything is seized loses the right or power or to control or regulate the issue of that thing from the moment of seizure. It is an action prior of confiscation. ठीक है, ये एक एक्शन है प्रायर टू कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन से पहले का ये एक्शन है। अगर कोर्ट का ऑर्डर मेरी तरफ आया तो मैं कॉन्फिस्केट करूँगी, वरना ये एक्शन वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन। Handing over the confiscated property to the public treasury. पब्लिक ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट के पास एक ट्रेजरी होती है विच इज़ कॉल्ड एज पब्लिक ट्रेजरी। Confiscation is not the considered part of the sentence for an offence, but is only a mode by which court can dispose of property which come before it in criminal trials. State of Kerala versus Mathai, 1961 KLT 1961. ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो कॉन्फिस्केशन है वो कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू आएगा, और कब आएगा? जब बहुत सारी ट्रायल्स हो जाएंगी, क्रिमिनल ट्रायल्स हो जाएंगी कोर्ट के अंदर। ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? ये अपनी बात रखेगा, मैं अपनी बात रखूँगी, ये सारी ट्रायल ख़त्म होने के बाद कोर्ट कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर देगा। Confiscation follows siege. मतलब सीजर के बाद कॉन्फिस्केशन, इट फॉलोज इट। Relation between siege and confiscation. From the above clear difference, it could be seen that an essential commodity which has been seized may or may not be confiscated. ठीक है, कि जो सीज हुई है दैट मे और मे नॉट बी कॉन्फिस्केटेड। ज़रूरी नहीं है कि जो सीज होगा वो कॉन्फिस्केट होगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया मेरे हित में तो वो नहीं हो, तो कॉन्फिस्केट। A commodity that has not been seized cannot be confiscated. Seizure itself does not imply confiscation. सीजर का मतलब कॉन्फिस्केशन नहीं है। ठीक है, In simple words, we can say that every confiscation requires a seizure, but it is not mandatory that every seizure is followed by confiscation. समझ गए? इजी। Difference between seizure and confiscation. Seizure means taking possession against the wishes of the owner of the property, and such action is unilateral action of the person seizing.
ठीक है, मतलब ये एक यूनिलेटरल एक्शन है कि मैं ऐसे सीज। अब तुम देखो, मैंने तुम्हें एक वर्ड में समझा दिया, ओनरशिप ट्रांसफर, बट इन्होंने कितना लंबे तक, ये ही आर्ट है, दिस इज आर्ट ऑफ राइटिंग, कि मैंने तुम्हें एक वर्ड में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, बट तुम देखोगे कि वही कॉन्सेप्ट कोई अलग अलग तरीके से बात को रख रहा है। तो दिस इज बात वही है कि पहले सीज होगा, फिर कॉन्फिस्केट होगा, कॉन्फिस्केट होगा तो ट्रांसफर होगी, नहीं होगा कॉन्फिस्केट तो सीज की प्रॉपर्टी वापस छूट जाएगी। बात पूरी वही है, बट द वे दे राइट इट इज द एक्चुअल थिंग नीड टू अंडरस्टैंड। By virtue of section 6A, the collector is empowered to confiscate the seized of commodity. जो हमारा कलेक्टर है, इसके पास पावर है कि ये सीज करके इसको पब्लिक ट्रेजरी में दे सकता है। Seize is before confiscation. सीज जो है वो कॉन्फिस्केशन बिफोर। Confiscation. Handing over the confiscated property to the public treasury is confiscation. ठीक है, जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई है उसको पब्लिक ट्रेजरी में देना, इस प्रोसेस को कॉन्फिस्केशन कहते हैं। While exercising power of confiscation, the collector has no power to go the validity of the seizure. ठीक है कि अब जब कलेक्टर के पास कॉन्फिस्केशन की पावर आ गई है तो अब वो वापस जाके सीजिंग की पावर्स नहीं एक्सरसाइज करेगा, वो कॉन्फिस्केशन की पावर्स इसके पास आ चुके हैं। Confiscation follows seize. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। यार देखा सोनिया, पानी ला दो पानी। अच्छा ये हाँ झूठा तो नहीं, इसको पॉज भी कर दो यार दोनों। देखो कितना इम्पोर्टेंट टाइप तुम्हें चैप्टर पढ़ा रही हूँ। चलो पढ़ो, पावर टू कॉन्फिस्केट। ये पढ़ेगी सोनिया को, इसे वापस पढ़ो, सोनिया पढ़ो। पावर टू तो हाँ, तुम इसे लिखने जाओगे तो तुम थोड़ा लंबा ही लिखोगे क्योंकि तुम्हें वर्ड टू वर्ड तो याद रहेगा नहीं। Collector has the power to confiscate any animals, vehicles, vessels, or other conveyance if used in carrying the essential commodities. This power of collector can be delegated to district officer. The collector has no jurisdictions to go into the validity of seizures. He could only confiscate goods out of those seized in respect of which contravention is stipulated. एक सेकेंड, तो इसका मतलब यही है कि किसी भी चीज़ में अगर असेंशियल कमोडिटी है और कलेक्टर को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस जगह इसने रख रखी असेंशियल कमोडिटीज़ रोक के, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया को सीज कर सकता है। वो जगह क्या क्या हो सकती है, वो कोई एनिमल हो सकता है, जैसे अगर मिल्क अगर असेंशियल कमोडिटीज़ है और तुमने गायों को एकदम पैक करके रख दिया कि अभी तो मैं 4 महीने देने नहीं दूंगा, तो कलेक्टर हैज़ द पावर टू कम एंड सीज दैट पर्टिकुलर एरिया एंड टेक इनटू हिज पोजेशन। It is not meant to confiscate the whole stock of seized goods. It is rather a judicial discretion which must be exercised judicially, having regard to the circumstance of the case, the seriousness of the matters, and other relevant and related factors. ठीक है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा स्टॉक है उसको सीज करे। इट इज़ रेदर अ जुडिशियल डिस्क्रिशन। जुडिशियल डिस्क्रिशन यानी कि वो सोच समझ के लिया हुआ, मतलब जुडिशियल क्या होता है, लॉ के रिगार्डिंग सोच के वो एक डिसीजन लेगा, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस, उसका कैसी सर्कमस्टांसेस है, मार्केट में कैसी सीरियसनेस है, कितना उसको लगता है कि इतना असेंशियल कमोडिटी वो रख सकता था, इतना उसने ज़्यादा रख लिया, वो उस हिसाब से करेगा। डजंट मीन कि वो पूरा हमेशा का हमेशा वो पूरा ही कर ले। Sale of the confiscated commodities. The collector can make an order of sale of essential commodities if the following conditions are satisfied: where a report of seizure is received or an inspection is done, and the essential commodity is subject to speedy and natural decay, or it is otherwise expedient in the public interest. ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड ना, ये क्या बोल रहा है कि कब सेल की जाएगी सामान की, कॉन्फिस्केटेड कमोडिटी है उसका सेल कब किया जाएगा। देयर आर 3 थिंग्स जब इसमें किया जाएगा, जब इसकी रिपोर्ट बन चुकी है, ठीक है, और इसके ऊपर इंस्पेक्शन भी हो गया, ये सोच लिया गया है कि इसको तो अब बेच देना चाहिए, या फिर ये ख़राब हो सकती है। अगर इसको जैसे समझ लो, क्या तुम्हारे एसेंशियल समझ लो, दिस इज़ आटा पाउडर, अगर आटे का पाउडर है, ख़राब हो सकता है अगर 1 साल तक उसको पैक रखा तो वो उसको सेल कर देंगे, और या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में इनको लगता है तो भी ये सेल कर देंगे। देयर आर 3 रीजंस व्हाई दे कैन सेल अ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। एक्सपीडिएंट में फास्ट नहीं, देखो एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट इट मीन्स
रेलेवेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। रेलेवेंट समझते हो ना? हाँ। The above sale will be effected as the following price: control price, public auction if there is no such controlled price, fair price shop at the price fixed by the central government or by the state government for retail sale in case of food grains. तो इन्होंने बोला ये जो सेल होगी, ये क्या हो गया, ये जो सेल होगी ये तीन तरीके से इसकी प्राइस डिसाइड होगी। जो भी आइटम सेल होगा, 1 इज़ कंट्रोल प्राइस, अगर कोई कंट्रोल प्राइस नहीं है तो ऑक्शन किया जाएगा, जो दाम ज़्यादा बोलेगा उसको दे देंगे, या फिर फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं उनके हिसाब से। फेयर प्राइस शॉप पता है क्या होती है? दुकानों में जो भाव चल रहा है ना उस हिसाब से। नहीं, जो बाहर रिटेलर शॉप होती है। हाँ, बट वो किसके लिए होती है फेयर प्राइस शॉप्स? कस्टमर्स के लिए। नहीं, तुम्हें बताओ तो राशन की दुकानें होती हैं, बीपीएल के लिए अलग होती है, उनके लिए बिलो पॉवर्टी लाइन, उचित मूल्य की दुकान, उसको फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। फूड ग्रेन्स जो मिलते हैं हाँ। वहाँ पे टाइम वो भी शान है, वो भी बहुत जरूरी है। आजकल हम मेरा जाना हुआ नहीं कभी, तो मुझे मैं गया हूँ। चलो, डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड पढ़ो सोनिया। Disposal of sale proceeds of confiscated goods. Section 6A(3). The sale proceeds of the essential commodities sold after deductions of the expenses of any such sale or auctions or other incidental expenses shall be paid to the owner or persons from whom it is seized. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट सेल किया जाएगा उससे जो भी अमाउंट रेज होता है वो पहले तो हमें जितना चाहिए हम रख लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ओनर को थोड़ा पैसा दे भी देंगे। इसमें ये लिखा हुआ है ओनर जिसको सीज, जैसे शुभम ओनर था ना, मैं इसको सीज है तो शुभम को मैं थोड़ा पैसा वापस दे दूंगी। Circumstance in which sale proceeds are written, where no order of confiscations is ultimately passed by the collectors, where an order passed and appeal required sold, or where is in prosecution the persons concerned is एक्विटेड मतलब छोड़ देना। मतलब कि इसमें लिखा है कि कब ऐसा होगा कि सेल प्रोसीड्स मतलब क्या समझते हो? प्रोडक्ट को सेल करके जो पेमेंट खड़ा किया गया है, दिस इज द सेल प्रोसीड्स। ठीक है, तो जब भी सेल होने के क्या बताती हूँ। प्रोसिक्यूट मतलब कि अपने पास रख लेना, तुम्हें बातचीत करने, जैसे तुमको मैं तुम्हारा सामान सीज कर लिया और तुमको थाने में बिठा दिया तो तुम्हें मैंने प्रोसिक्यूट करने के लिए बिठाया है। बातचीत ऐसा, मतलब तुम सर्कमस्टेंस समझ लो, एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता सकती। इसका मतलब वही है कि आई मेक यू सिट देयर टू टॉक टू यू। पहले ये ध्यान दो, जो 3 चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो कि अगर सेल प्रोसीड्स है, ये पेमेंट जो मैंने रेस किया है पर्टिकुलर सामान को बेच के, ये कब ऐसा होगा कि मैं नहीं रखूँगी और मैं शुभम को दे दूँगी कि यार नहीं तुम ओनर हो, तुम ही रख लो। जब कलेक्टर ने ऑर्डर पास नहीं किया। हाँ, जब तक कि कलेक्टर ने कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं किया, बट मैंने उसको सेल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो नेचुरल डीके हो रहा था, ख़राब हो रहा था, तो मैंने उसे बेच दिया। तो उसका जो पैसा है वो मैं वापस दे दूँगी ओनर को। या फिर जब कोई अपील और इसके ऊपर होगी और फिर ये इसकी कुछ रीज़नेबल चीज़ें लगेंगी तो इसको उस हिसाब से भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या फिर मैंने इसको कॉन्फिस्केट कर रखा था, यानी कि इसको अपने पास बिठा रखा था, क्या बोलेंगे इसे, वेर इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्सन कंसर्न, मतलब जैसे इसे प्रोसिक्यूट करने का प्रोसेस चल रहा था, बातचीत का प्रोसेस चल रहा था, उसमें मैंने इसको छोड़ दिया। बेल, एक्विटेड मतलब होता है बेल मिलना, छोड़ देना, तो उसको छोड़ दिया तो उसके साथ में इसकी प्रोसीड्स भी छोड़ दूंगी। ठीक है, प्रोसिक्यूट करके रखना मतलब उसको रोक के रखना, प्रोसेस रोक के। हाँ, मतलब वही उससे उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए रोक के रखना। यू कैन राइट इट एज रोक के रखना। बोलते ना कोर्ट ने प्रोसिक्यूट किया है। हाँ, तो अगर मैंने इसको रखा हुआ है प्रोसिक्यूट करने के लिए और उसी वक्त इसकी सीज्ड कमोडिटी जो है वो ख़राब हो रही है तो मैं उसको बेच तो दूंगी, बट डजंट मीन मैं उसका सीजर का ओनरशिप इसको वापस दे दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, तब तक वो पैसा अपने पास रखूंगी। जब अगर ये एक्विट हो गया उस पूरे केस से, मतलब ये छूट गया, तो मैं इसको पैसा वापस दे दूंगी। पढ़ो श्रुति। Show cause notice before
Confiscation of essential commodity. Notice in writing. Before passing an order of confiscation of the essential commodity, the person from whom it is seized is required to be given a notice in writing. ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि अब कैसे कैसे हम जाएंगे उसके पास, कैसे उसको नोटिस देंगे, कैसे फिर वो क्या करेगा, फिर कोर्ट में कैसे जाएंगे, मतलब जो पूरा प्रोसेस है कि सीजर से लेके कॉन्फिस्केशन तक का जो बीच का प्रोसेस है ये वो बताया गया। पहले नोटिस करेंगे। हाँ, पहले तो मैं नोटिस दूंगी राइटिंग में कि Notice shall specify the grounds. The notice shall specify him the ground on which is proposed to confiscate the goods. कि मैं क्यों तुम्हारे गुड्स को कॉन्फिस्केट कर रही हूँ, उसमें मैं नोटिस में लिखूंगी रीजंस। Opportunity to make representation and an opportunity to make representation in writing within a reasonable time is granted. ये इसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि ये मुझे लिखित में दे कि प्लीज़ मेरे क्यों मत करो, मेरा सामान सीज मत करो और फिर कॉन्फिस्केट मत करो। Opportunity of being heard. A reasonable opportunity of being heard in the matter should also be given. राइटिंग में तो ये मुझे देगा ही, मैं इसको सुनूंगी भी। Protection against confiscation. If the owner of the goods proves to the collector that the modes of transport used by him were used in carrying the essential commodity without his knowledge and that necessary care has been taken, the goods cannot be confiscated. अब क्या रीज़न है कि ये बच जाएगा कॉन्फिस्केशन से? अगर ये मुझे रीजनेबल प्रूफ दे देता है कि ये जो भी हुआ, जो भी मिस्टेक हुई, इसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, अगर ये सब रीज़न मुझे प्रूव कर देता है तो मैं कॉन्फिस्केटेड पार्ट जो है उसको छोड़ भी सकती हूँ। Validity of order and any defect or irregularity in the notice subsequently discovered will not impact the validity of the order to confiscate the goods. ठीक है, अगर ऑर्डर में या जो मैंने नोटिस भेजा है उसमें कुछ भी क्लैरिकल मिस्टेक्स हो जाती है, डजंट मीन कि जो मेरा नोटिस है वही पूरा ख़राब हो गया। ठीक है। Appeal against confiscation order section 6C. Who can make an appeal under this section? Any person aggrieved by any order of confiscation under 6A may make an appeal. ठीक है, जिसको भी कॉन्फिस्केट किया गया है, मतलब ये अग्रीव्ड मतलब कौन होता है? दुखी पर्सन। ठीक है, हाँ, डिससैटिस्फाइड। ठीक है, अगर ये डिससैटिस्फाइड है तो ये अपील कर सकता है, इसके पास अपॉर्चुनिटी है। Appeal to be filed with whom? The appeal shall be made to the state government. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील Time जाएगी limited. The appeal should be filed with 1 month from the date of passing the order. कि जब भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कॉन्फिस्केशन का, उसके 1 महीने में इसको कहाँ जाना है? State government. स्टेट गवर्नमेंट के पास। Opportunity of being heard before passing the order. The state government shall given an opportunity to the appellant to be heard before passing any order. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको एक बोलेगी क्या तुम्हें जो बोलना है मौका देती है तुम तुम बोल लो। Decision of state government. The state government may confirm, modify or annually the order appealed against. Only हाँ, इट इज़ लाइक मॉडिफाई, अनुलाय ही है ये। अनुलाय का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा चेंज भी कर सकती है और उसको इम्पोज भी कर सकती है, खुद की तरफ से भी कुछ डाल सकती है। चेंज करना। हाँ, यू कैन राइट इट एज चेंज करना। इसका थोड़ा बिगर मीनिंग है फ्रॉम चेंजेस, मतलब यू नो ही कैन गिव हिज ऑल्सो यू नो पॉइंट्स इनटू इट। If the appeal has been decided in favor of appellant, he is entitled to the possession of the confiscated goods. ठीक है, अगर अपील इसके उसमें आ गई, फेवर में आ गया डिसीजन, तो इसको पोजेशन दे दिया जाएगा वापस। If it is not possible for any reason of return the essential commodity seized from him, such person shall be paid the price therefore as if the essential commodity had been sold to the government with reasonable interest. ठीक है कि अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ कमोडिटी रिटर्न करने का, ठीक है, अगर मेरे पास मैंने जो कमोडिटी कॉन्फिस्केट करी थी, किसी रीजंस की वजह से मैं उसे रिटर्न नहीं कर सकती, मे बी बिकॉज नेचुरल लीक है, मे बी बिकॉज वो ख़राब हो गई मेरे पास, मे बी मैंने उसको बेच दिया है, जो भी रीज़न हुआ है, और ऑर्डर इसके हित में आ गया है, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं इसको पैसे दे दूँगी उतने। हाँ, कंपनसेशन जितना लिया था उतना पैसा वापस दे दूँगी। कौन पढ़ेगा? तुम नहीं, यही पढ़ेगी। हाँ पढ़ो। नहीं, श्रुति कंटिन्यू करो। Offences and penalties. कॉग्निजेंस। अच्छा, अब वापस से मैं बताती हूँ, है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देर आर 2 थिंग्स, कॉग्निजेंस, ठीक है, नॉन कॉग्निजेंस।
ठीक है, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस का मतलब कोई मुझे बताएगा? किसी को क्या लगता है? सी देयर इज ऑफेंस कुड बी अ वेरी सीरियस ऑफेंस, ऑफेंस कुड बी नॉन सीरियस ऑफेंस, ठीक है। सो कॉग्निजेंस का मतलब है कि सीरियस ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेंस का मतलब है कि इट्स नॉट दैट सीरियस। ऑफेंस और मिनोपल गुनाह। हाँ। अरे ठीक है, परफेक्ट। तो अगर सीरियस ऑफेंस है तो क्या इससे बेल मिल सकती है? नहीं मिलेगी। सीरियस में नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया? नॉन बेलेबल। नॉन सीरियस ऑफेंस है तो क्या बेल मिल सकती है? हाँ। तो ये क्या हो गया? बेलेबल। सो बेसिकली एक ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेंस हो सकता है या नॉन कॉग्निजेंस हो सकता है। इसका मतलब कि उसे बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। कॉग्निजेंस ऑफेंस है तो नहीं मिलेगी, नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है तो बेल मिलेगी। हाँ, ये जो है, ये पार्ट जो है तुम्हारे इंडियन पीनल कोड का पार्ट है। कोई भी क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं तो पहले डिसाइड किया जाता है कि ऑफेंस कॉग्निजेंस है या नॉन कॉग्निजेंस, ठीक है। तो पढ़ो Every offense punishable under the act shall be cognizable. ठीक है, मतलब कि एसेंशियल कमोडिटी में आपने कुछ भी ऑफेंस किया है तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा? Cognizable. Serious. Serious. A cognizable offense is one where under the criminal procedure code or any other law in force, a police officer may arrest a person without a warrant. अगर वो सीरियस है तो उसमें वारंट का वेट नहीं करेंगे, तो विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो फिर इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा फिर? वारंट लगेगा, कोर्ट का वारंट लगेगा। वारंट निकलता है ना, वो लेटर मतलब होता है, कोर्ट एक permission डिसीजन देता है कि देती है। हमने आपके अगेंस्ट वारंट निकाला है, अब हम आपको, वो तुमने सीआईडी नहीं देखा है अरे क्या? हम वारंट बहुत निकलते हैं। मूवीज में आता है ना कि पुलिस ने वारंट निकाला तो आप उसको अरेस्ट करते हाँ, हो। इट्स अ एक letter काइंड मिलता है। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ लेटर। इसी से देखते हैं। The following three conditions should be satisfied before a court can take cognizance of any offence punishable under the Act. First, there must be a report in writing. Second, there must be made by a public servant, an aggrieved person, or recognized consumer association. ठीक है, कब माना जाएगा कि ऑफेंस Written में होगा। या तो एक रिपोर्ट लिखी जाएगी, जैसे कोई आएगा रिपोर्ट लिखवाने थाने में, कौन आएगा थाने में? कोई पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी हमारे होते हैं ना, बाबू लोग जो होते हैं, या तो वो आएंगे या कोई अग्रीव पर्सन जिसके साथ हुआ है ये, ठीक है। और या फिर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन होती है ना, लोगों के लिए कंज्यूमर एसोसिएशंस होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो जाते हैं उनकी तरफ वो कंज्यूमर देर आर मेनी कंज्यूमर। हमारे बिलवाड़ा में आई थिंक कम है कंज्यूमर एसोसिएशंस, बॉम्बे में तुम्हें बहुत मिल जाएंगी। कभी भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कुकर है, कुकर फट गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ, तो ये कंज्यूमर एसोसिएशंस होते हैं कुछ, ये तुम्हें हेल्प करते हैं कोर्ट में जाने आपके में। यहाँ पे वो लड़ते हैं प्रेजेंस ऑफ मेन, पर्सन मतलब जिसका गलत हाँ, जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेन रिया यानी कि गिल्टी माइंड, अगर इसके दिमाग में भी कुछ गलत करने का विचार था तो उसे कहा जाएगा प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड यानी कि तुम्हें खुद को भी उसकी गिल्ट है, हाँ, तुम्हें खुद, तुम्हारा इंटेंशन प्रूव होता है अगर तुम इंटेंशनली, गिल्टी माइंड मतलब इंटेंशनली करना, ठीक है। तो कॉग्निजेंस में क्या दिखा, कॉग्निजेंस में क्या देखा जाएगा? गिल्टी माइंड, मेंस रिया। मेंस रिया जो है ये एक वर्ड है जो ग्रीक में यूज़ किया जाता था। कई सारी चीज़ें हमारी ग्रीक से उठाई हुई है, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है वहीं पे लिटरेचर स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से ब्रिटिशर्स ने सीखा और फिर हमको सिखा दिया। सो बेसिकली मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। हाँ, इंटेंशनली किया है, अगर इंटेंशनली किया है तो उसको बोलते हैं गिल्टी माइंड। हाँ, या तुम्हारे दिमाग में था कि तुमको करना ही था, जानबूझ के तुमने सब कुछ किया। तो मैंने बताया ना, ये चीज़ जो है क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा यूज़ होती है। इंडियन पीनल कोड जो है एक पर्टिकुलर पूरा कोड लिखा गया है, ये सब क्रिमिनल्स के लिए।
वो IPC है. Basic ingredient of offense under the essential. तुम इसका commodity फोटो या लिख सकते हो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर तुम भूल जाओगे वापस कि कॉग्निशेबल और नॉन कॉग्निशेबल, क्योंकि ये क्या वर्ड सुने हुए नहीं है ना, तो ये भूलना बहुत आसान है. Basic ingredient of offense under the Essential Commodity Act 1955. There must be an intentional contravention of the order passed by the respective government. The motive behind contravention of the order to make profit, sir. However, if the dealer did believe bona fide that he could store the food grains without infringing any order, there could be a penalty. ठीक है कि कब कब ऑफेंस माना जाएगा, इस मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर ऑफेंस में. एक तो मेंसरिया होना चाहिए, देखो यहाँ पे खुद इधर भी लिखा हो गया, देयर मस्ट बी इंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन, इंटेंशनली किया. हाँ, द मोटिव बिहाइंड कॉन्ट्रावेंशन इज टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने. बट अगर ऐसा लगता है कि उसने फूड ग्रेन्स रखा है बट किसी ऑर्डर को इन्फ्रिंज मतलब ब्रेक करना, ठीक है, उसने किसी ऑर्डर को ब्रेक नहीं किया है तो फिर शायद उस पर पेनल्टीज ना भी लगे. गुड फेथ में, हाँ, गुड इंटेंशंस के साथ. ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अब आगे के नोट्स भी चाहिए. कितनी टाइम होगी अभी टाइम थोड़ा सा ये 10-50. अच्छा, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास. कल ही पढ़ेंगे. क्या इसमें क्या कल पढ़ना है, लास्ट पेज है? हाँ, मेरे को इसको क्या ना. नाथूलाल जी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, फैक्ट केस लो है ये. The appellant is a dealer in food grains at Dhar in Madhya Pradesh. He was prosecuted for having in stock 885 mon यार अभी हिंदी के कुछ फूड ग्रेन्स हैं and 21 more seeds of wheat. हाँ, मुझे भी ये लग रहा है मोट को कुछ ऐसा कर देते हैं गीला गीला, फिर उसको कई लोग मोंड बोलते हैं, मतलब गुजराती में आई थिंक उसको मोंड बोलते हैं. दाल को इसके साथ कहते हैं मोट. Seed of पता करके आना for the चाहिए. purpose of sale without हाँ. license. Judgment. The court has said menswear is an essential ingredient of a criminal offence unless the statute expressly or by necessary implications exclude it. The Supreme Court held that menswear is an ingredient of an offence under Section 7. मतलब क्या हुआ था पर्टिकुलरली, धार एक एमपी में एक जगह है, वहाँ पे एक बंदे के पास ये सब चीज़ें मिली थी, इतना इतना इसने सामान इकट्ठा कर रखा और ये असेंशियल कमोडिटीज़ में डिफ़ाइन की गई चीज़ें थी. ठीक है, तो फिर कोर्ट ने इसको पेनलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि कोर्ट को ये पता चल गया कि इसका ये इंटेंशन नहीं था करने का. मे बी बिकॉज प्रोसेस में इसके पास सेल नहीं आ रही थी और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इकट्ठा हो गया, इसलिए इसके पास इतना इंग्रेडिएंट मिला. नहीं किया, इसने कहा कि मेंसरिया होना चाहिए. सो मेंसरिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द क्रिमिनल अनलेस द स्टैट्यूट एक्सप्रेस और बाय नेसेसरी में. अगर इसमें एक्सक्लूड है, मेंसरिया नहीं है, तो इसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा. मैम ये कि स्टोन है. मूंड, यार आई डोंट थिंक सो. इट मे बी अ फूड ग्रेन ओनली एज पर एज आई नो, क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है सीड्स ऑफ व्हीट, मतलब व्हीट का कुछ पार्ट है. व्हीट क्या हुआ, आटे, एक सेकेंड, व्हीट क्या होता है, गेहूं होता है ना, इट्स आटा, गेहूं जिससे आटा बनता है. सो इट्स अ सीड्स ऑफ व्हीट, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ व्हीट. हो सकता है व्हीट का कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है या उससे बनने वाली कोई चीज़ है. तो बेसिकली जजमेंट यही हुआ उसके साथ कि ये पता चला कि उसका इंटेंशनली उसके पास पूरा जो सामान इकट्ठा हुआ था वो इंटेंशन नहीं था उसका. उसके पास इकट्ठा हो गया. क्यों हो सकता है इकट्ठा, क्योंकि इतनी सेल नहीं आई हो पर प्रोडक्शन होता जा रहा हो तो इकट्ठा हो गया सामान. तो उन्होंने कहा कि इसलिए इसको गिल्टी नहीं किया जाएगा. ऑफेंसेस यही तो बताया अभी मैंने, और क्या बताया कि मेंशा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है और माना गया कि उसका इंटेंशन नहीं था वहाँ पे. इसलिए इसको नहीं, यही तो बताया. हाँ, इसलिए उसको गिल्टी नहीं माना. हाँ, सुन दिमाग. इंग्रेडिएंट मतलब पार्ट ऑफ इट. जैसे चॉकलेट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, मिल्क एंड कोको, उसके अंदर उसका पार्ट बनता है. कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट एक ही होता है. कंटेंट्स कंटेंट्स इंग्रेडिएंट और कंटेंट्स को एक ही बोलते हैं. क्या क्या उसके अंदर है कंटेंट्स. Offenses by the company. If the person contravening an order is a company, every person who at the time of the contravention was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to the
punished accordingly. क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी को तो जेल में बिठा नहीं सकते, तो किसको बिठाएंगे? जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर मिस्टेक का होने का, जो उस वक्त इंचार्ज था। Defenses. Any such person can, however, escape liability if the proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent it. मतलब उसने पूरे ध्यान रखा था, ड्यू डिलिजेंस मतलब उसने पूरा ध्यान रखा था उसको प्रिवेंट करने के लिए, बट फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती, मतलब उसका कोई ना तो मेंस रिया था, उसके नॉलेज में नहीं था, उसने पूरा ध्यान रखा था, पर फिर भी कुछ होना होता है तो होता ही है, तो ऐसा कुछ हुआ तो उसको फिर नहीं गिल्टी किया जाएगा। The company itself is also liable along with such person. Okay. पर्सन तो है ही, और लाइबल कंपनी होगी तो कंपनी के ऊपर क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, कंपनी के अकाउंट से फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कंपनी को जेल में तो डाल नहीं सकते, डालेंगे किसको? पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज। ठीक है, तो चैप्टर इज कंप्लीटेड, इसको लिख के लेके आना कल। कल मैम एक दिन में सारा क्यों? कल आधा पढ़ा था, आज आधा पढ़ा है, आधा आधा ही तो लिखना है आज। देखो तुम फिर बाद में यू गाइज विल रिग्रेट कि हमने क्यों नहीं लिखा। चलो ठीक है, कल क्लास है फिर तो ये बात से बंद करो पहले। उनका तो रहता है बेटा, पर अभी तो बहुत कम सब